वक्त हमारे साथ भूपेंद्र यादव मौजूद हैं, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। उनके कंधों पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और उनका अब तक का सफर कैसा रहा है वो भी हम आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। मोदी सरकार में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं। 2012 से 2024 तक राजस्थान से राज्यसभा सांसद रहे। 2024 के लोकसभा चुनाव में भूपेंद्र यादव ने बड़ी जीत दर्ज की और अलवर सीट से सांसद चुने गए। इन्होंने जंगल, वन्य जीव संरक्षण और भूमि प्रबंधन को बदलने की दिशा में बड़ा काम किया है। भारत की जलवायु नीति और अंतर्राष्ट्रीय वायुमंडलीय समझौतों में सक्रिय भूमिका निभाई है। बीजेपी में ओबीसी चेहरे के तौर पर भूपेंद्र यादव बहुत बड़ा नाम है। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में भूपेंद्र यादव बीजेपी के लिए तुरुप का पत्ता साबित होते आए हैं। भूपेंद्र यादव कई खूबियां लिए हुए हैं। चुनावी रणनीतिकार के तौर पर शानदार छवि रही है। महाराष्ट्र में महायुति की प्रचंड जीत का श्रेय भी भूपेंद्र यादव को जाता है। भूपेंद्र यादव ने बतौर महाराष्ट्र प्रभारी पार्टी की रणनीति को बखूबी जमीन पर उतारा। भूपेंद्र यादव ने अपनी कर्मठता से केंद्रीय नेतृत्व और देश की जनता का भरोसा जीता है। तो देश की जनता का दिल जीता और कई बड़ी जिम्मेदारी उन्होंने निभाई और अक्सर वो जनता के बीच हमेशा रहे हैं। उनकी बातों को अक्सर वो सुना करते हैं और यही उनकी एक अलग खासियत भी है, क्योंकि 2047 को लेकर हम बात कर रहे हैं तो इन्वायरमेंट में आने वाले समय में कितना बदलाव होगा, क्या कुछ पार्टी की अपनी रणनीति है, और इस सेशन को आगे बढ़ाएंगे एडिटर इन चीफ अरविंद जी। ओवर टू यू सर। देखिए भूपेंद्र जी तुरुप के एक के हैं, जहाँ भी लगा दिया जाता है ना वहाँ पे तुरंत रिजल्ट आ जाता है। भूपेंद्र जी जितनी बड़ी चुनौतियाँ होती हैं पार्टी आप पे भरोसा करती है और वो आपको देती है। बिहार बहुत शानदार जीत हुई। अगला लक्ष्य क्या है? बंगाल बहुत करीब है आपके, और प्रधानमंत्री जी ने तो ऐलान कर दिया कि बस हम लोग जो है अब यहाँ से निकल के बंगाल की तरफ ही बढ़ रहे हैं। देखिए 2014 के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का उत्कर्ष हुआ है जी, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व एक बहुत महत्वपूर्ण कारक है जी। उसके साथ ही साथ इस राष्ट्रवादी विचारधारा के लिए लंबे समय से विचार के आधार पर काम करने वाले लोगों की भी एक बड़ी भूमिका है। जी जी। तीसरा विषय है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश और दुनिया के सामने गवर्नेंस का एक मॉडल रखा है और उस गवर्नेंस के मॉडल का भी लोगों के द्वारा एंटी इनकम्बेंसी में सरकार बदलने की बजाय गवर्नेंस के आधार पे सरकार चुनने की प्राथमिकता भी है। जी। तो पार्टी का जो विजय मिलती है वो पार्टी के नेतृत्व और पार्टी के कार्यकर्ताओं की सामूहिकता का परिणाम है। उसमें किसी एक को तुरुप का इक्का मान लेना मुझे लगता है ये अतिशयोक्ति है। नहीं, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ भूपेंद्र जी, लेकिन हम रिजल्ट देखते हैं ना भाई। देखिए जिसको जिम्मेदार मध्य प्रदेश हमने देखा है ना, हम तो आपके साथ लखनऊ में भी रहे। आपके इतने चुटीले सवाल होते थे, इतने अच्छे आंकड़े होते थे कि हम लोग भी कभी कभी निरुत्तर हो जाते थे, है ना। नहीं देखिए ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पार्टी केवल रिजल्ट और चुनाव जीतने की पार्टी नहीं है जी। कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कोई चुनाव जीतने की मशीन है। मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ। वो कैसे? भारतीय जनता पार्टी लोगों के जीवन को बदलने का एक मिशन है। भारतीय जनता पार्टी नेशन फर्स्ट के आधार पर काम करने वाले लोगों का एक प्रतिबद्ध समूह है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में गवर्नेंस को प्राथमिकता देने वाला एक राजनीतिक दल है जी। भारतीय जनता पार्टी इस लोक शिक्षण, लोक जागरण के काम में एक मिशन की तरह काम करती है, मशीन की तरह नहीं। अच्छा भूपेंद्र जी ये बताइए मुझे कि पार्लियामेंट से आप आ रहे हैं, विपक्ष जो है ये लगातार मांग कर रहा है कि भाई आप जो है सर पे चर्चा करिए। आप दिल्ली में जो पोल्यूशन है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि दिल्ली की पोल्यूशन पे आप चर्चा करिए। कोई रास्ता निकला? पार्लियामेंट चलेगी नहीं चलेगी? ऐसा है कि कल जो बातचीत भी हुई है, सरकार ने तो कहा ही है कि सरकार इलेक्शन रिफॉर्म्स पे चर्चा करने के लिए तैयार है जी। अब बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जो चर्चा होगी हम तो सब पे चर्चा करने को तैयार है। प्रधानमंत्री जी बताएं, इस पे बोले, तो मांग तो यही कर रहे हैं वो।
भाई पार्लियामेंट एक सिस्टम से चलती है ना। वो अगर माने तब तो प्रधानमंत्री जी ने यही तो कहा कि भाई यहाँ ड्रामा न करेंगे, यही तो बताया प्रधानमंत्री जी ने। हाँ, तो पार्लियामेंट अपने सिस्टम से चलेगी, उनसे अपेक्षा है कि वो सिस्टम और नियमों का पालन करे, बाकी सरकार तो ओपन ही है। पोल्यूशन को लेके अगर हम बात करें भूपेन जी, खास तौर पे दिल्ली को लेके अभी डॉक्टर्स जो है बातें कर रहे थे। आप इस समय देश के जो है वन और पर्यावरण मंत्री हैं, क्या लगता है क्यों इतनी सारी चुनौतियां देश की राजधानी में हैं और इसका क्या सलूशन है हमारे पास? दिल्ली में पर्यावरण के अगर तुलनात्मक रूप से देखा जाए जी, तो हम लगातार AQI के मामले में, जैसे पिछली बार जितने दिन थे 400 से ज़्यादा के, उसको हम कम करने में कामयाब रहे हैं। लेकिन नवंबर आते आते जी, दिल्ली में एक ऐसी स्थिति पैदा होती है जिसमें थोड़ा सा एवरेज जो है वो कम होता है। पिछले वर्षों की तुलना में बेहतर है, लेकिन अभी और आगे इसमें संतोषजनक प्रगति करनी है। तो दिल्ली में पॉल्यूशन का कारण इस समय का जो मेट्रोलॉजिकल जो पोजीशन है वो तो है, लेकिन उसमें कई कारण हैं। डस्ट पॉल्यूशन है, इंडस्ट्री का पॉल्यूशन है, व्हीकल का पॉल्यूशन है, और हम लोगों ने सरकार में आने के बाद जी, CAQM एक अथॉरिटी बनाई। मतलब इससे पहले दिल्ली का पॉल्यूशन अकेला दिल्ली का ऐसा नहीं है, हमारा जो NCR का रीजन है, क्योंकि हम आपस में इतने एक दूसरे से कनेक्टेड हैं कि हमें एयर शेड की पहचान करनी होगी। तो एयर शेड की अथॉरिटी के लिए हमने CAQM बनाया। अब एयर शेड की अथॉरिटी बनाने के बाद पहला विषय आता है व्हीकल पॉल्यूशन का। जी, जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो व्हीकल पॉल्यूशन का है। उसके 4-5 कारण हैं। जी, पहले ये होता था कि दिल्ली में जो भी बाहर से कमर्शियल ट्रैफिक आता था वो एक जगह इकट्ठा होता था। तो सरकार में आने के बाद हमने देखा ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे बनाने की बात हुई जी, और काफ़ी व्हीकल वहाँ से बाहर गया। जी, वो जाने के बाद भी जो फ्यूल उसमें होता है वो फ्यूल के कारण एमिशन होता है। तो फ्यूल की क्वालिटी को सुधारने के लिए हम BS4 से BS6 पे गए, लेकिन अभी भी कई पुराने व्हीकल्स हैं, तो उसके कार्बन एमिशन एक विषय है। दूसरा विषय जो है, आज भी मैंने सुबह मीटिंग ली है जी, और दिल्ली में हमने 61 ऐसे स्थान चिन्हित किए हैं जहाँ पर ट्रैफिक कंजेक्शन सबसे ज़्यादा है। तो हमने कहा है वहाँ पर अगर एनक्रोचमेंट है तो उसको हटाया जाए, पार्किंग के कारण जगह रुकी हुई है तो उसको हटाया जाए, वहाँ पर ओवरब्रिज बनाने की बात है तो ओवरब्रिज बनाया जाए। और इसलिए आज दिल्ली सरकार ने भी ये कहा है कि हमने जो 61 प्लेसेस बना करके दिए हैं जी, उनको वो एक साल का प्लान बना के, उसमें से 30 तो ऐसे हैं जिसको हम आज ही सुधार सकते हैं। पहला विषय। दूसरा विषय जो कमर्शियल व्हीकल के और जो बहुत पुराने एमिशन वाले हैं उसके लिए आज CAQM ने एक निर्णय किया है कि वो एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएंगे। तीसरा जो विषय है, हमारा ये कहना है कि दिल्ली में, और अब दिल्ली में ही नहीं पूरे NCR रीजन में, जी, हमें कमर्शियल व्हीकल को और विशेष रूप से जो बसेस हैं उसको बस में बदलना होगा ताकि फ्यूल कंजम्पशन कम हो पूरे NCR में। पूरे NCR में। और उससे ज़्यादा हम लोगों का ऐसा मानना है कि हम मेट्रो लेकर के आए हैं। मेट्रो के कारण 7 लाख गाड़ियाँ तो कम हुई है, पर मेट्रो की भी जो सबसे बड़ी समस्या है कि मेट्रो से मेट्रो तो कनेक्टिविटी है, लेकिन एंड यूज़ कनेक्टिविटी नहीं है। मतलब लोगों को लगता है कि घर से निकलेंगे, मेट्रो पकड़ेंगे, फिर जाएंगे, फिर ऑफिस जाएंगे, तो इससे अच्छा सीधा अपनी मोटरसाइकिल उठाओ और चल दो। तो हमने आज दिल्ली में ये भी दिल्ली सरकार को सुझाव दिया है कि आप मेट्रो से आदमी के घर तक की जो एंड यूज़ कनेक्टिविटी है, जी, जी, उसके लिए भी आप कार्य करिए। उन्होंने इस पे भी सहमति जताई है। दूसरा पॉल्यूशन है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन। जी, हम ज़्यादातर इंडस्ट्रीज़ को PNG पर लेकर के आए हैं, लेकिन इंडस्ट्रीज़ की कैटेगरी है। जी, तो जो रेड और ऑरेंज कैटेगरी में जो इंडस्ट्रीज़ हैं,
वहाँ हमने कहा कि आप इसमें इसको मैपिंग का इसका यंत्र लगाइए। लगभग 2400 के करीब इंडस्ट्री है। मैं 6 अगस्त से लगातार उसका फॉलोअप कर रहा हूँ और हम ये मानते हैं कि आने वाले 31 दिसंबर तक हम सब जगह उस कंट्रोलिंग को करने में कामयाब रहेंगे। तो दूसरा विषय इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का है। तीसरा जो बड़ा विषय है वो डस्ट पॉल्यूशन का है। सर डस्ट पॉल्यूशन का अर्थ है कि ज़्यादा जो है, जैसे आप जब पॉल्यूशन देखते हैं तो PM 2.5 है और PM 10 है। PM 2.5 का अर्थ ये होता है कि जो कार्बन एमिशन से निकलने वाला, मतलब व्हीकल से, इंडस्ट्री से निकलने वाला पॉल्यूशन है, और जब हवा नहीं चलेगी और तापमान नीचे ठंडा होगा तो वह हवा में रुक जाएगा। तो उसके लिए हम PNG, इलेक्ट्रिक बस, पॉल्यूशन कंट्रोल डिवाइस, स्मार्ट मैकेनिज्म, इस सब को काम कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरा पॉल्यूशन है वो PM 10 है। PM 10 का अर्थ ये है कि डस्ट पॉल्यूशन जी। तो अब हमने कहा है कि जो एंड टू एंड जो पूरा गली है उसको आप करिए। दूसरा, दिल्ली में एक बहुत बड़ी संख्या में NCR के रीजन में लोग जो रहते हैं वो सकड़ी गलियों में रहते हैं। तो सकड़ी गलियों में भी हमने कहा कि 100% इसको डस्ट प्रूफ करिए। और जितनी भी आप ये जो ये आप एरिया है इसको ग्रीनिंग करने का काम करिए। लेकिन भूपेन जी, इसका कोई टाइम सेट हुआ होगा? क्योंकि सारी चीज़ें टाइम का है। जैसे आपने कहा कि NCR से हम सारी बसें हटा देंगे, वो हम इलेक्ट्रिक बसें लेके आएंगे, ऐसी बसें लेके आएंगे जो पोल्यूशन ना करें। तो मुझे, क्योंकि समस्याएं तो सबका टाइम फ्रेम है। जैसे बसें हम 3100 ले आए हैं, हमने अगले साल उसको 100% करा है। इंडस्ट्री 3500 थी, उसमें 2500 बच गई है, उसको भी 100% करने जा रहे हैं। PNG का जो इशू है उसको हम 100% करने जा रहे हैं। हर एक का हमने टाइम फ्रेम करा है और टाइम फ्रेम के साथ हमने ये भी करा है जी। हमने अगले साल की पूरी योजना बनाने को कहा है और उसको हम कर रहे हैं। तो मतलब ये दिल्ली में, सर देखिए, ये बहुत बड़ी बात कही है भूपेन जी ने कि दिल्ली सरकार के साथ आज इनकी जो बैठक हुई है उस बैठक में कई मुद्दों पे चर्चा हुई है और वो चर्चाएं जो है आने वाले समय में एग्जीक्यूट हो जाएंगी, इसका आप भरोसा देते हैं? यानी आने वाले समय में दिल्ली में पोल्यूशन नहीं दिखाई देगा, आप ये कहना चाहते हैं? हम पिछले सालों में उसको हमने कम किया है जी। लगातार इस पे काम करके हम सफलता प्राप्त करेंगे। भूपेन जी, 2047 की हम बात कर रहे हैं और इधर आपने लगातार मीटिंग की, प्रधानमंत्री जी का भी बहुत जोर है कि भाई भारत में जो हम तय करें, जैसे एक अभियान अगर मैं बताऊं, एक पेड़ माँ के नाम का अभियान, बहुत आपने उसको आगे बढ़ाया। उसके अलावा अभी आप कई बैठकों में अलग अलग देशों की यात्रा आपने की है। मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ कि एक तो कार्बन फ्री करने का जो एक बड़ा उद्देश्य है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, दूसरा पोल्यूशन हमारे देश के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है, बहुत बड़ी समस्या है, तीसरा प्लास्टिक को लेके भी आप समय समय पे अलग अभियान चलाते हैं, चौथी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आम आदमी पर्यावरण के साथ कैसे मिलके उसकी जीवन शैली में कैसे जो परिवर्तन हो, उसके लिए भी प्रधानमंत्री जी ने एक अभियान चलाया है। इस पे क्या काम हुआ है, क्या परिणाम निकल के आ रहा है, क्या आपको लग रहा है कि नहीं बदलाव दिख रहा है या आने वाले समय में बड़ा बदलाव दिखाई देगा? देखो, धरती में सबसे बड़ा विषय ये है, आपके परिवार में कितने जन हैं? हमारे परिवार में तो सब लोग अलग अलग रहते हैं। मैं यहाँ 2 लोग रहते हैं, बनारस में 4 लोग रहते हैं, लखनऊ में 6 लोग रहते हैं। तो चलो यहाँ के 2 लोगों को गिन लो। तो मैं 2 लोगों की बात दिल्ली की करता हूँ। आप 2 लोग मिलके कितना एमिशन करते हो? हाँ, करते होंगे सर। उस अनुपात में आप पेड़ कितने लगाते हो? सर वो तो आपने घरों में पेड़ लगाए हैं। घरों में गमले के पेड़ नहीं होते भाई। हाँ, गमले के पेड़ ऑक्सीजन नहीं देते। नहीं सर, अभी शैलेंद्र जी ने सर एक पेड़ माँ के नाम के अभियान का सर बहुत अच्छा काम किया इन्होंने, और एक आदमी हर जगहों पे इन्होंने सर पेड़ लगवाए सर। एक आदमी के अनुपात में 5 पेड़ चाहिए होते हैं। शैलेंद्र जी 5 पेड़ नहीं, आपने 2 लोगों ने 10 लगाए क्या? नहीं सर, हमने तो नहीं लगाए, तो लेकिन हमने आपने 2 लगाए लगाए? सर, 2 लगाए सर। प्रश्न आप 10 पूछ रहे हो, पेड़ आप 10 नहीं लगा रहे हो। यही समस्या है। नहीं सर, 2 लगाए हैं, लेकिन ये आपने कहा कि 1 के अनुपात में 5 अगर लगाने हैं सर, तो अनुपात बढ़ाइए, एक्शन कीजिए। ये सारी जो समस्याओं की जड़ है वो कार्बन एमिशन है। एकदम सही कहा। और इसलिए धरती के तापमान को बचाने के लिए
ये तो सच है कि हम एनर्जी बेस्ड दुनिया में रह रहे हैं। आज जयपुर में बैठ कर के ये लाइट आ रही है, माइक आ रहा है, गाड़ी में आ रहे हैं जी, तो एनर्जी खर्च हो रही है, तभी हम ये कार्यक्रम कर पा रहे हैं। इसलिए अब एनर्जी ऐसी हो जो रिन्यूएबल हो। तो भारत ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सबसे बड़ी उपलब्धि करी है कि रिन्यूएबल के क्षेत्र में हमारे देश की क्षमताओं का विस्तार करा है। 2014 में प्रधानमंत्री जी जब सत्ता में आए थे सर, तो देश में 2.7 गीगावाट सोलर बिजली का उत्पादन होता था। सर आज वो 127 गीगावाट है। हमने 45 गुना क्षमता का रिन्यूएबल में विस्तार किया है। ये क्लाइमेट एक्शन प्रोग्राम प्रधानमंत्री जी के अंतर्गत में है। अभी तो यूनाइटेड नेशन की रिपोर्ट्स कहती है कि दुनिया के सभी देशों में भारत एक ऐसा देश है जिसने अपने टोटल वन क्षेत्र क्षमता में एक पायदान ऊपर बढ़ा है। तो हमने अपने हरित क्षेत्रों को बचा के रखा है, अपने रिन्यूएबल की क्षमता को बढ़ाया है, और हम एनवायरनमेंट को सिटीजन मूवमेंट करने के लिए मिशन लाइफ और एक पेड़ मां के नाम अभियान जैसे कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहे हैं। भारत की क्षमता है प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व। नहीं, ये तो सोना। सर 7 साल में आप संघ में चले गए थे। 7 साल से आपने जो है विचारधारा अपनी तय कर ली थी कि जो है हमें यही काम करना है, देश के लिए काम करना है। उसके बाद हमने लिब्राहम आयोग में एज ए मेंबर के तौर पे आपको देखा, ग्राहम स्टेन्स आयोग में भी आपको मेंबर के तौर पे देखा, और बाद में भारतीय जनता पार्टी में जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे भी हम आपके अलग अलग रोल को देख रहे हैं। हम अब आपको आने वाले समय में सर किस अलग भूमिका में देखेंगे, या आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है सर? क्योंकि अभी जिम्मेदारियां तो आपको अक्सर मिलती रहती हैं सर। जो होने वाला होगा अगले क्वेश्चन में पूछ लेना। ये तो मनुष्य है, जो काम है सब करते रहते हैं, सबकी अपनी यात्रा चल रही है। आपपुर में 20 साल से मिल रहे हैं, हाँ, तो और 20 साल मिलते रहेंगे। हाँ, आंचल 21,000 पेड़ हम लोग लगाना चाहते हैं सर। कोई टाइम दे और मैं और मुकेश जी मिलके आपका स्वागत में रहेंगे। बताएं आप कब समय देते? 21,000 पेड़। 21,000 पेड़ दान करें। बहुत बधाई आपको। सभी टीवी चैनल ऐसा काम करें, और मैं तो कहना चाहूंगा कि हर टीवी चैनल में एक पेड़ मां के नाम अभियान का आप सामाजिक उत्तरदायित्व के नाते काम करें। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ। सर ये तय हो मैं गया तो है बोल रहा हूं, आप समय दें, उस प्रोग्राम कराए जाते हैं। 21,000 पेड़ आपके हाथ से दान कराए जाते हैं हमारी संस्था की तरफ से, न्यूज इंडिया की तरफ से, और मैं और मुकेश जी है बड़े भाई। अच्छा होता आप मेरा इंटरव्यू करने की जगह उस कार्यक्रम में बुलाते। अरे इंटरव्यू नहीं कर रहे। अब ये 21,000 पेड़ जो है सर आपके हाथों हम लोग शुरुआत करेंगे। जरूर आएंगे, जरूर आप करिए, खाएंगे भी और बचाएंगे भी सर। आप कार्यक्रम करिए, मैं आऊंगा, मैं आपको थैंक यू सर, बहुत बढ़िया, थैंक यू। भूपेन जी, बातें तो बहुत सारी हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि आपकी व्यस्तता बहुत है। आंचल बार बार ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा रही है कि सर खत्म करिए, तो मैं जो है इसको जो है यहीं विराम देते हैं। लेकिन अभी हम लोग की बातें सर आगे होती रहेंगी, और क्योंकि राजनीति बहुत बड़ी है, आपने कहा कि हम लोग 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं, 20 साल अभी और जो है बहुत सारे काम करने हैं। बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज इंडिया। थैंक यू सर, थैंक यू सर। बहुत अच्छी बातचीत रही। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी को बहुत ध्यान से हमारी ऑडियंस भी सुन रही थी। सर प्लीज़ आप मंच पर बने रहिएगा। साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, चेयरमैन सर आ जाएं प्लीज़ मंच पर, शैलेंद्र जी, साथ ही साथ एमडी अवंतिका शर्मा जी प्लीज़ आप मंच पर आ जाइए। साथ ही मुकेश शर्मा जी आप भी प्लीज़ आ जाइए, क्योंकि आप विकसित भारत 2047 का हिस्सा रहे। मैम प्रीति मैम प्लीज़ आप भी आ जाइए, क्योंकि आप विकसित भारत 2047 कॉन्क्लेव का हिस्सा रहे। तो हमारी तरफ से सर छोटी सी भेंट है आपके लिए, ताकि आप भी इस मूवमेंट को याद रखें, और विकसित भारत 2047 पर खुलकर आपने अपनी बातें रखी हैं। एक बार तालियों के साथ सम्मानित कर दें। भूपेंद्र यादव जी ने अपना खास प्रेशियस टाइम दिया है, और पर्यावरण के साथ साथ विकसित भारत पर भी बात की है। साथ ही साथ प्लीज सर मंच पर बने रहिएगा। आपके हाथों से हम राजेश कुमार जी को सम्मानित करवाना चाहेंगे। फायर डिपार्टमेंट से हैं, और बड़ी चैलेंजिंग सिचुएशन में उन्होंने काम किया है। गैलेंट्री अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। साथ ही साथ अमित जायसवाल जी भी आ जाएं, ओल्ड टच स्पाइसेस से, क्योंकि देश में आर्थिक विकास के लिए भी आपका बड़ा अहम योगदान है। प्लीज आप दोनों मंच पर आ जाएं।
तालियां हो जाएं। प्लीज जोश में कमी मत रखिएगा। जब कोई अच्छा काम करता है तो तालियों की गड़गड़ाहट के साथ एप्रिसिएशन होना चाहिए, और ये आगे के लिए एप्रिसिएशन ज़रूरी होता भी है। जब हम किसी रास्ते पर अच्छा काम कर रहे होते हैं, देश के विकास में योगदान दे रहे होते हैं, तो तालियों की गड़गड़ाहट रुकनी नहीं चाहिए। जोश की कमी मत दिखाइएगा। ये एक दूसरे को प्रोत्साहित करने का तरीका भी होता है। साथ ही साथ भूपेंद्र यादव जी, जिन्होंने अपना कीमती समय अपने बिजी शेड्यूल से निकाल कर दिया न्यूज़ इंडिया के इस मंच पर, उनके हम बड़े आभारी रहेंगे। साथ ही साथ जो हमारे स्पॉन्सर्स हैं, ओल्ड टच स्पाइसेस, नफेड,